स्टूडेंट्स, हम भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने दक्षिण भारत में पाए जाने वाले नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र की टोडा जनजाति के बारे में अध्ययन किया। आज हम गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। यह मध्य भारत की प्रमुख आदिवासी जनजाति है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति के बाद गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गोंड स्वयं को कोई या कोइतर कहते हैं। गोंड शब्द कोंडा से बना है, जिसका अर्थ है पहाड़ी, यानी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग। स्टूडेंट्स, यदि इनका राजनीतिक और ऐतिहासिक विरासत को देखा जाए तो यह अन्य जनजातियों की तुलना में बहुत ही श्रेष्ठ जनजाति है। 15वीं से 18वीं सदी के मध्य इस जनजाति का दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बघेलखंड के विस्तृत क्षेत्रों पर शासन रहा। इन्हीं के नाम पर यह क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाया। इन्हीं में संग्राम शाह, दलपत शाह और रानी दुर्गावती जैसे शासक भी हुए, लेकिन मुगलों के समय इन पर आक्रमण हुए और पराजय के कारण इन्हें जंगलों की ओर शरण लेनी पड़ी। अब ये वनवासी बन गए और कंद मूल एकत्र करना और शिकार करने से अपने जीवन यापन करने लगे। लेकिन आज भी इनमें राजसी संस्कार पाए जाते हैं और उच्च वर्ग के हिंदुओं के संस्कार भी इनमें पाए जाते हैं। यदि हम बात करें इनमें उपजातियों की, तो इनमें बहुत सारी उपजातियां हैं, जैसे मारिया, गढ़वा, परजा, मतय, उल्वा, धोकर, कोमा, धुरगोड़, गैता आदि। इनके शारीरिक लक्षणों की यदि हम बात करें तो ये द्रविड़ और आर्य प्रजाति का ही मिश्रण है। इनका रंग काला भूरा, बाल काले और घुंघराले होते हैं, होठ मोटे होते हैं। इनका कद 165 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इस प्रकार यह मध्य भारत की प्रमुख जनजाति है। अब हम इनके निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मानचित्र में हम इनकी लोकेशन देखेंगे। यदि आप भारत के मानचित्र में देखते हैं तो गोंड जनजाति की लोकेशन यहाँ पर स्थित है, यानी यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ कुछ संख्या में महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। गोंड जनजाति का अधिकांश भाग, यानी 60% से अधिकांश भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करता है। यहाँ पर बस्तर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल जनपद जो है इस जनजाति की दृष्टि से सघन आबाद जिले हैं। इनका निवास क्षेत्र उबड़ खाबड़ है। पठारी और पहाड़ी भूमि यहाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में नदी नालों की भरपूरता है। वन भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है और कृषि के लिए छिटपुट भूमि यहाँ उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण गोंड जनजाति जो है यहाँ पर निवास कर रही है। यहाँ पर ढाल अधिक होने से वर्षा का जल शीघ्र ही बह जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या रहती है। धरातलीय जल स्रोतों के रूप में नदियाँ और तालाब इनके निवास के निर्धारण में प्रमुख नियामक हुए हैं। तो इस प्रकार मानचित्र में हम इनकी लोकेशन देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी अर्थव्यवस्था की। ये स्वावलंबी आदिवासी हैं और इनकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित हैं। ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि और वन उपजों के संग्रहण से करते हैं। ये स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार की कृषि करते हैं। स्थायी कृषि को ये दिप्पा कहते हैं और स्थानांतरित कृषि को ये पोढ़ा कहते हैं। स्थानांतरित कृषि मतलब जंगलों को साफ कर कर ये कृषि भूमि प्राप्त करते हैं और कुछ एक साल तक उस पर फसल उत्पादित करते हैं, फिर उसे छोड़कर चले जाते हैं, अन्य जगह पर जाकर ये कृषि करते हैं, तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार स्थायी कृषि को दिप्पा और परिवर्तनशील या स्थानांतरित कृषि को पोढ़ा कहा जाता है। जहाँ भी मैदान है और उपयुक्त मिट्टी है, वहाँ पर ये कृषि कार्य करते हैं। इनकी जो कृषि पद्धति है वो बहुत ही परंपरागत है और इनके औजार भी साधारण होते हैं। इनके पास सिंचित कृषि भूमि बहुत कम ही है। परिवार के लोग ही कृषि कार्य करते हैं।
इनकी प्रमुख फसलों में कुटकी, कोदो, सावा, बाजरा, उड़द, मूंग, धान उल्लेखनीय है। कृषि के अलावा ये वन उपजों का संग्रहण करते हैं। वनों से ये शहद, चिरौंजी, गूलर, महुआ, तेंदूपत्ते, जड़ी बूटियां, लकड़ी एकत्रित करते हैं। इसके अलावा ये घास की टोकरी, चटाई, रस्सी बनाने जैसे और भी कुछ छोटे मोटे कार्य करते हैं। ये कुछ जानवरों का शिकार भी करते हैं। इसके अलावा पशुपालन के रूप में ये मुर्गी और सूअरों को पालते हैं, जो इनके भोजन का भी अंग है। इसके अलावा कुछ गोंड जनजाति के लोग लुहार, बढ़ई और दर्जी का भी कार्य करते हैं। यह बहुत ही मेहनत करने वाली जनजाति है। अब हम बात करेंगे इनकी भोजन सामग्री की। जैसे कि इनकी अर्थव्यवस्था से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी भोजन सामग्री क्या हो सकती है। इनकी भोजन सामग्री इन्हें कृषि से और वन उपजों से प्राप्त होती है। ये मोटा अनाज, कई प्रकार के मांस, जंगली कंद मूल, फल, मछलियाँ, शहद खाते हैं। चावल और कुटकी इनके भोजन में सबसे प्रमुख स्थान रखता है। ये गोमांस से परहेज करते हैं। महुआ और चावल की बनी शराब भी पीते हैं, जिसे ये पेज कहते हैं। इसके अलावा अब ये गेहूँ, चना का भी भोजन के रूप में उपयोग करने लगे हैं। इनमें धातु के बर्तनों का प्रयोग कम होता है और पत्तों के बर्तन ही बनाकर पत्तलों में ही ये भोजन करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके वस्त्र और आभूषणों की। जैसे कि मैंने बताया आपको, इनकी जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, इसलिए अधिकांशतः यह सूती वस्त्र पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। ऊन से ये अपने कंबल बनाते हैं और ऊनी कपड़े भी बनाते हैं। स्त्रियां मूंगा, नकली मोती, लोहा, एल्यूमिनियम, पीतल के गहने भी पहनती हैं। इनमें गोदना गुदवाने की भी प्रथा है। ये बांस का कंघा अपने साथ में रखते हैं। इसके अलावा आधुनिक युग में अब ये जो आधुनिक वस्त्र हैं उनको भी धारण करने लगे हैं। अब हम बात करेंगे इनके आवास और बस्ती की। इनके जो मकान होते हैं वो वनों से प्राप्त लकड़ी जैसे बांस, घास, मिट्टी और पत्थर के बने होते हैं। झोपड़ियों के समूह को गांव कहा जाता है। गांव में अतिथि गृह भी होता है, जो इनके प्रतिष्ठा का सूचक होता है। गांव में ये एक चबूतरे का भी निर्माण करते हैं, जिस पर ये अपने पूजनीय ग्राम देवता की प्रतिष्ठा करते हैं। इनके जो घरों की जो झोपड़ी होती हैं, उनकी जो दीवारें होती हैं बांस और लकड़ी की बनी होती हैं और उसके ऊपर ये मिट्टी का मोटा लेप चढ़ा देते हैं। मकान के 3 भाग होते हैं: रसोई, शयन कक्ष और अन्न कक्ष। घरों के पास ही मुर्गी बाड़ा और साग सब्जी का भी खेत होता है। गांव की भूमि का चुनाव ये जल स्रोत, कृषि भूमि और सुरक्षा को ध्यान में रखकर करते हैं। गांव का में घरों का प्रारूप जो होता है अनियमित होता है। गलियां घरों को पृथक करती हैं। बहुधा प्रमुख मार्गों से हटकर ये थोड़ी दूरी पर रहना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके अस्त्र शस्त्र और उपकरणों के भी। कृषि के लिए पुराने औजारों को काम में लेते हैं, जैसे हल, कुदाल, खुरपी आदि। इसके अलावा ये तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, डंडा इनका भी प्रयोग करते हैं। कभी कभी चाकू और कुल्हाड़ी को भी प्रयोग में लेते हैं। अब हम बात करेंगे इनके सामाजिक संगठन की। इनका जो समाज है वह अर्ध संगठित है। इनमें बहुत सारी उपजातियां हैं। राजगोंड जो है अधिकांशतः कृषक होते हैं और ये साथ ही शासन व्यवस्था को भी संभालते हैं। धुरगोंड मूलतः कृषक होते हैं, लेकिन ये भूमि के मालिक नहीं होते हैं। श्रमिक गोंड इनकी सेवा करते हैं। ओझा, लोहार, घसिया, चरवाहा श्रमिक गोंड कहलाते हैं। इनमें भेदभाव बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वर्ग भेद पाया जाता है। और इनमें जो विवाह संबंध हैं वो वर्ग विभेद के कारण सीमित हैं। कबीला वर्ग के गोंडों में ओझा का बहुत महत्व होता है। गोंडों के सामाजिक संगठन की सबसे बड़ी विशेषता इनके अर्धक की व्यवस्था होती है। प्रत्येक अर्धक अनेक गोत्रों का होता है, जिन्हें वे भाई गोत्र कहते हैं। यानी कुछ गोत्र मिलाकर जो भाई गोत्र होते हैं वो मिलकर अर्धक कहलाते हैं। माड़ियाओं वर्ग के गोंडों में प्रत्येक अर्धक में 99 तथा 69 गोत्र पाए जाते हैं। कुछ गोंड अनेक समूहों में विभक्त होते हैं। इनमें सहगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं। विवाह की अनेक पद्धतियां हैं, जैसे दूध लोटवा पद्धति, लमना पद्धति, पैठू पद्धति, अपहरण पद्धति।
ये सब विवाह के विभिन्न प्रकार हैं। इसके अलावा इनमें तलाक प्रथा भी है जो पंचायत के निर्णय पर होती है। इनमें संयुक्त और एकाकी दोनों ही प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इनमें श्रम विभाजन भी होता है। पुरुष हल चलाने, शिकार करने और बाहर कार्य करने का काम करती हैं, जबकि स्त्रियां कंदमूल फल इकट्ठा करने, खेती में सहयोग देने और घर के कार्य करने में मदद करती हैं। ये जादू टोना, भूत, ओझा, मृतात्मा में विश्वास करते हैं। ग्राम देवता, फसल देवता और वर्षा देवता की पूजा करते हैं। नृत्य और संगीत के प्रेमी होते हैं। होली के त्योहार पर इनका जो प्रमुख त्योहार होता है और उस पर 1 सप्ताह का ये उत्सव मनाते हैं। इनके सामाजिक संगठन में 2 प्रणालियां हैं, कुलगत प्रणाली और क्षेत्रीय प्रणाली। क्षेत्रीय प्रणाली के लोग निचले वर्ग के कहलाते हैं। जो इनकी जो पुरातन जो परंपराएं हैं वो आज भी वैसे की वैसी ही चली आ रही हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, जो गोंड जनजाति है वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है और वर्तमान जनजातियों में भी बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। आप इसके ऊपर एक लेख लिखेंगे। धन्यवाद।